हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग यूट्यूब चैनल गौरव ज्ञान धारा पर। साथियों, अपन पढ़ रहे थे वॉइस यानी कि एक्टिव और पैसिव, जिसके अपन ने 3 पार्ट अपलोड कर दिए थे। ये उसका लास्ट पार्ट है जिसमें अपन आज देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अपन ने पढ़े असर्टिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर अपन ने दूसरा पार्ट किया नेगेटिव, फिर अपन ने पढ़े इंट्रोगेटिव और आज अपन पढ़ेंगे इंपेरेटिव। सबसे पहले तो ये देखना कि इंपेरेटिव होता क्या है। तो इंपेरेटिव को बोलते साथियों आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक शब्द, जिसमें ऐसे शब्द जिसमें या तो किसी ना किसी का कोई ऑर्डर होगा। अब ऑर्डर कैसे, तो जैसे मान लो कोई सैनिक है, सोल्जर है, तो उसको जो कर्नल होगा तो वो उसको क्या देगा, ऑर्डर कि टेक योर पोजीशन, अपनी अपनी पोजीशन जो है वो ले लीजिए। तो ये क्या हुआ, एक ऑर्डर हुआ। तो इसमें आपको एक तो ऑर्डर देखने को मिलेगा या फिर कोई कमांड देखने को मिलेगा, मतलब जिसे आज्ञा बोलते हैं अपन, या कोई रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज हेल्प मी पोस्ट दिस लेटर। कोई अपने पास आता है और रिक्वेस्ट करता है ना कि मुझे आपका फोन दीजिए, प्लीज गिव मी योर फोन, प्लीज गिव मी योर पेन। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें या तो ऑर्डर होगा, आदेश, कमांड होगा, आज्ञा होगी, या फिर उसमें रिक्वेस्ट होगा, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसे बोलते हैं इंपेरेटिव। इसकी पहचान होती है मोटे रूप से, देखिए इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसकी जो पहचान होती है साथियों वो होती है कि देखिए एक तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट। ध्यान रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंसेज। तो सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, या तो होगा इसमें ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब आदेश, जो सोल्जर है सोल्जर को दे रहा है कर्नल, या अपन स्कूल में बैठे हुए हैं, टीचर है स्टूडेंट को दे सकता है ऑर्डर, तो आदेश। अगर कोई किसी को कोई आदेश दे रहा है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। या फिर इसमें होगा साथियों कमांड। कमांड का मतलब होता है आज्ञा हो सकती है, आज्ञा। या फिर इसमें होगा रिक्वेस्ट, अनुमति। रिक्वेस्ट का मतलब अनुमति हो सकता है। या कोई इश्यू हो सकता है, मुद्दा। तो अगर कोई ऑर्डर का सेंस है, जैसे आप स्कूल में बैठे हुए, टीचर आपको आदेश दे सकता है, कहीं आप जॉब कर रहे हो, आपका बॉस होगा वो आपको आदेश दे सकता है। कमांड आज्ञा, या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज पोस्ट दिस लेटर, प्लीज गिव मी योर फोन। तो इस प्रकार के जब रिक्वेस्ट यानी कोई आपसे अनुमति मांग रहा है, मे आई कम इन सर, तो ये क्या है, अनुमति। या फिर कोई इश्यू है, कोई मुद्दा है, इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे, इस प्रकार का जो सेंस रखेंगे उसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेज। इसको कैसे पहचानना है, तो सबसे पहले इसमें जो होगा इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें आपको सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट। सब में नहीं होता, लेकिन 99% आपको जो है इसमें सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट का मतलब वही कर्ता, कार्य को करने वाला, जिसे हिंदी में अपन बोलते हैं। सब्जेक्ट का मतलब कार्य को करने वाला। जैसे राम इज ड्रिंकिंग वाटर, राम जो है वो पानी पी रहा है, तो पानी को पीने वाला कौन है, राम। तो राम हो गया अपना सब्जेक्ट। तो इस ये ऐसे सेंटेंस है। अभी तक अपन ने पढ़ा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव यानी कि असर्टिव। सब में अपने को सब्जेक्ट मिला था, वहां पे कार्य कौन कर रहा था, कर्ता। लेकिन इसमें अपने को सब्जेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और जब सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो सब्जेक्ट तो होना जरूरी है वाक्य में। तो सब्जेक्ट आप अपने को वहां पे मानना है यू। अब यू क्यों मानना है तो वो भी देख लीजिए। देखिए सेकंड पर्सन होता है यू। अपन जब आदेश देते हैं या किसी को कमांड दे रहे हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कोई इश्यू है, कोई मुद्दा है, इश्यू का मतलब होता है मुद्दा, ठीक है। तो जब आदेश देंगे तो किसको देंगे, जब यहाँ पे कोई सैनिक खड़ा है और सामने उसके कर्नल खड़े हैं, तो कर्नल साहब जब ऑर्डर देंगे सैनिक को तो वो उसके सामने होगा। इसीलिए आदेश या ऑर्डर उसी को दिया जाता है जो अपने सामने हो, किसी तीसरे को तो नहीं दे सकते। स्कूल में गए हुए हैं, अगर टीचर किसी को स्टूडेंट को आदेश दे रहा तो स्कूल में होगा दोनों प्रेजेंट, तो ही तो आदेश दे सकता है। तो ऑर्डर, आदेश, रिक्वेस्ट या इशू, ये अपन किसको किसके सामने व्यक्त करते हैं, जो अपने सामने कोई खड़ा है, तीसरे को अपन नहीं दे सकते। तो जो यू जो है अपने सामने जो खड़ा है, कि तुम, मे यू सिट डाउन, आप सब बैठ जाइए, तो किसको बोल रहे, जो अपने सामने खड़ा है। या प्लीज गिव मी योर पेन, मुझे आपकी पेन दीजिए, तो किससे मांग रहे हैं, जो अपने सामने कोई खड़ा है। तो इसमें जो सब्जेक्ट आपने को मानना है वो होगा यू। तो इसकी पहचान आपको पता चल गई है। सबसे पहले तो इसमें ऑर्डर का सेंस होगा आदेश का, कमांड, रिक्वेस्ट और इशू।
सब्जेक्ट यहाँ पे यू मानना है सीधा आपको, ठीक है। और 99% इसमें से ही आएगा जिसमें आपको सब्जेक्ट क्या मानना है, यू। देखिए अब अपन इसको स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इंपेरेटिव को हिंदी में बोलते हैं साथियों आज्ञा सूचक या आज्ञा आज्ञार्थक, आज्ञा सूचक मान सकते हैं इसको अपन, आज्ञा सूचक वाक्य। तो देखिए डेफिनेशन, इंपेरेटिव सेंटेंस वे होते हैं दैट गिव्स द रीडर एन इंस्ट्रक्शन, या तो कोई इंस्ट्रक्शन दे, ये भी आप लिख सकते हैं, निर्देश देगा। और निर्देश भी अपन किसको देते हैं, जो अपने सामने कोई खड़ा है। इंस्ट्रक्शन किसको देते हैं, जो अपने कोई सामने खड़ा है। या फिर देखिए मेक्स अ रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है वो भी अपने सामने वाले को करेंगे। या फिर कोई इशू है, कोई मुद्दा है, कोई कमांड है, आज्ञा है, ऑर्डर है, यानी कि आदेश है। तो अगर इस प्रकार का कोई सेंस आ रहा है वाक्य में तो वो होगा अपना इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में सामान्यतः सब्जेक्ट जो है वो हिडन होता है। कैसा होता है, हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, दिखता नहीं है। और जो हिडन जो सब्जेक्ट है वो अपने को मानना है यू। क्या मानना है, यू। देखिए और वह यू होता है क्योंकि कमांड, रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शन जो है वो हम किसको देते हैं, वो हम सामने वाले को देते हैं जो अपने सामने खड़ा है। इसीलिए यहाँ पे अपने को सब्जेक्ट मानना है यू। ये इंपॉर्टेंट भी है वैसे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली जो जिनके इंग्लिश लिटरेचर है, जो जिनके सेकंड पेपर इंग्लिश का होगा, उनमें जो है इंपेरेटिव के आपको लगभग 2 या 3 पैसिव वहां पे देखने को मिलेंगे। देखिए प्लीज हेल्प मी, अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, देख लीजिए है, सीधा प्लीज आ गया इंपेरेटिव वर्ड, इसके बाद हेल्प वर्ब आ गया और मी आ गया, सीधा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। उसी तरह देखिए पोस्ट द लेटर, इसमें भी आपको सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। गो एट वंस, एक बार में ही यहाँ से चले जाओ। डोंट गो देयर, वहां पे मत जाओ। तो देखिए सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसके आधार पे अपने को पता करना है कि उसमें रिक्वेस्ट है या कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई इशू है, कमांड है या कोई ऑर्डर है। तो पहले देखिए प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जहां भी आपको प्लीज क्या देखने को मिल जाए, प्लीज, या एक वर्ड और है काइंडली, क्या है, काइंडली। अगर प्लीज और काइंडली आप लोग अपने को देखने को मिल जाए किसी भी वाक्य में इंपेरेटिव के अंदर, तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे ये रिक्वेस्ट को शो करता है। किससे शो करता है, रिक्वेस्ट। वहां पे अपने को निवेदन करना है, क्योंकि आपसे किसी से भी कुछ चीज मांग रहे हो, मान लो आप फोन मांग रहे हो, पेन मांग रहे हो, तो वहां पे आप ऑर्डर नहीं दे सकते कि भाई ला पेन ला, तो वो पेन देगा क्या, तो नहीं देगा। तो अगर अपने को अपना काम निकालना है, अपना काम करवाना है, तो वहां पे अपने को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तभी जो है वो अपना काम होगा। तो प्लीज और काइंडली जो है वो रिक्वेस्ट को शो करते हैं। तो प्लीज और काइंडली शब्द आ जाए तो समझ जाना कि वो क्या है, वो कोई ना कोई रिक्वेस्ट का शो है। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा देख लीजिए। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का सामान्यतः यू आर रिक्वेस्टेड टू से पैसिव बनता है। अब यहाँ पे प्लीज और काइंडली आ गया, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा देख लीजिए। इसका पैसिव बनेगा बिल्कुल इजी है। देखिए सबसे पहले जो प्लीज और जो काइंडली शब्द है वो अपने को हटा देना है, ये ध्यान रखना। प्लीज और काइंडली जो शब्द है वो हट जाएगा। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट का सेंस है तो सीधा आप लिख दो, और सब्जेक्ट अपने को क्या मानना है, इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट अपने को पता है यू मानना है, तो सबसे पहले यू लिख दो। फिर अपने यू के साथ में क्या लगता है, देखिए यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अगर यहाँ पे हेल्प्ड होता तो अपन पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग वॉज और वर का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे हेल्प है, फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, तो अपन यूज करेंगे इज, एम, आर में से। और यू के साथ क्या आता है, आर आता है। क्या आता है, आर आता है। यू के साथ इज नहीं आता, ये ध्यान रखना। तो यू आर और रिक्वेस्ट का यूज करना है तो लिख लो रिक्वेस्टेड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिक्वेस्टेड। थर्ड फॉर्म आपको समझ में नहीं आ रही है, सीधा ईडी लगा दो, 99% वो आपका सही हो जाएगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये आपको सिर्फ लगाना है। क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर रिक्वेस्ट का सेंस है तो यू आर रिक्वेस्टेड कर दो। अगर कोई ऑर्डर का सेंस है, आपको लग रहा है कि कोई आदेश दे रहा है, कोई सैनिक है, तो यू आर ऑर्डर्ड कर दो। कोई कमांड है, आज्ञा दे रहा है, तो यू आर कमांडेड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा देखिए पोस्ट द लेटर। अब यहाँ पे क्या है, जाकर ये पोस्ट कर दो, तो यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है कि वो आदेश दे रहा है या प्यार से उसे बोल रहा है। तो इसका जो ये जो है, इसका अपन यू आर रिक्वेस्टेड से भी बना सकते हैं और यू आर ऑर्डर्ड से भी इसे अपन बना सकते हैं। देखिए पोस्ट द लेटर,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले वही सब्जेक्ट तो यू ही मानना है, और यू के साथ अपने को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आर लिखना है। क्या लिखना है, आर, क्योंकि ये भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। पोस्टेड नहीं लिखा हुआ है, पोस्ट लिखा हुआ। अगर यहाँ पे पोस्टेड होता तो अपन को यहाँ पे वॉज और वर का प्रयोग करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे टेंस क्या हो जाता, पास्ट टेंस। और पैसिव की ये खासियत होती है कि जो टेंस होगा उसी का जो है एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा। मतलब प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो प्रेजेंट में चेंज होगा, चाहे प्रेजेंट के चारों टेंस में से यूज हो सकता है, इज की जगह पे आर हो सकता है, लेकिन वहां पे इज का वाज जो है वो कभी नहीं होगा। तो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो ये भी प्रेजेंट में ही रहेगा, और पास्ट का है तो पास्ट में ही रहेगा। देखिए पोस्ट द लेटर, तो यू आर ऑर्डर, इसमें यहाँ पे क्या सेंस है, आदेश दे रहा है वो कि जाकर ये मेरा जो लेटर है इसे आप पोस्ट कर दो। तो यू आर ऑर्डर टू पोस्ट द लेटर, क्या हो जाएगा, पोस्ट द लेटर। अब यहां पर ध्यान ये रखना है अपने को, यहाँ पे जो प्लीज शब्द, ये क्या था, प्लीज, ये अपने को यहाँ पर हटा दिया। देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू यहाँ तक लिख दिया, और सीधा क्या लिखा, हेल्प मी। प्लीज जो था वो सब अपने को हटा दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए पोस्ट द लेटर जो शब्द है वो यू आर ऑर्डर टू पोस्ट द लेटर, अपने पूरा वैसा का वैसा लिख दिया। तो ये आपने को ध्यान रखना है कि प्लीज और काइंडली, सिर्फ दो वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं, प्लीज और काइंडली। प्लीज और काइंडली को हटाना है, और सीधा प्लीज और काइंडली में तो कुछ नहीं देखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और पीछे वाला जो दिया हुआ है वो वैसा का वैसा लिखना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी। इसी तरह देखिए ऑर्डर वाले में पोस्ट द लेटर, तो इसमें भी ऑर्डर का सेंस है, तो यू आर ऑर्डर टू लिख दो, फिर जो वाक्य दिया हुआ है उसे वैसा का वैसा बिना चेंज किए कुछ भी किए वहां पर वैसा उतार दो, लास्ट में लगा दो वहां पर फुल स्टॉप। गो एट वंस, एक बार में चले जाओ, तो ये भी क्या है, आदेश दे रहा है। तो यू आर कमांड से भी बना सकते हैं, इसे अपन किससे, यू आर कमांडेड से भी हो सकता है, और यू आर ऑर्डर से भी हो सकता है। तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको वैसा का वैसा अपन वापस लिख सकते हैं। पीछे क्या आ जाएगा, यहां तक तो वैसा का वैसा आएगा टू तक, उसके बाद में लिखना है गो एट वंस। ये जो यहां तक है ये वास्तव ऐसा का वैसा अपने को लिखना है, यू आर ऑर्डर टू गो एट वंस, या फिर कमांड का भी यूज कर सकते हैं। डोंट गो देयर, देखिए अब यहाँ पे क्या, डोंट गो देयर, वहां पे मत जाओ। तो ये क्या है, एडवाइस है। क्या है, एडवाइस है, सलाह दी जा रही है। क्या दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, एडवाइस। तो अगर किसी को कोई सलाह दे रहा है तो उसके लिए अपने को क्या यूज करना है, एडवाइस। तो यू आर एडवाइज नॉट टू गो देयर, क्या हो जाएगा, नॉट टू गो देयर। क्यों, कि यहाँ पे लिखा हुआ डू नॉट, क्या लिखा हुआ, डू नॉट। और अपने को पता है कि डू और डज जो है वो एक्टिव में यूज हो सकता है, लेकिन पैसिव में डू और डज और डिड का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, लेकिन यहाँ पे डू नॉट गो देयर नॉट से वाक्य है, तो यहाँ पे भी अपने को नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, यू आर एडवाइज, फिर आएगा नॉट टू गो देयर। ऐसे नहीं करना है कि टू नॉट गो देयर, अगर टू नॉट कर दिया तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। अपने को करना है यू आर ऑर्डर नॉट टू गो देयर, जो ये टू है, यू आर ऑर्डर नॉट टू गो देयर, इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पर अपने को नॉट लगाना पड़ेगा। कहाँ पर, यहाँ पर। अगर टू तक ऐसा का ऐसा लिख दिया और यहाँ पर आपने नॉट लगा दिया तो ये सेंटेंस हो जाएगा अपना रॉन्ग। ध्यान रखना, पहले नॉट आएगा और फिर टू आएगा, फिर पीछे वाला जो सेंटेंस है उसे वैसा का वैसा वहां पर अपने को वापस लिखना है। तो देखिए सब्जेक्ट तो यू ही मानना है, यू आर एडवाइज नॉट टू, क्या हो जाएगा, नॉट टू गो देयर। देखिए रेटिंग थोड़ी समझ में नहीं आ रही, आपको ध्यान रखना, ADVISED लिखा हुआ, ठीक है, एडवाइज। ये एडवाइज की स्पेलिंग देखिए यहाँ पर। तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस सामान्य तो यू आर रिक्वेस्टेड से बनेगा, या फिर देखिए यू आर ऑर्डर टू से बनेगा, या फिर यू आर एडवाइज टू से बनेगा। ये जो तीनों सेंटेंस है इन तीनों का अलग अलग दिया हुआ है। ये सबसे ऊपर वाला है, ये इससे बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड से। पोस्ट द लेटर तो यू आर ऑर्डर से बनेगा। गो एट वंस है, ये भी ऑर्डर से बनेगा। और डोंट गो देयर, ये जो है चौथा वाला, ये बनेगा यू आर एडवाइज टू नॉट टू गो देयर। अपने को ध्यान ये रखना है कि नेगेटिव वाला अगर इंपेरेटिव पूछ ले तो अपने को पहले नॉट का प्रयोग करना है, यू आर एडवाइज नॉट और फिर टू लगाना है। ये अगर टू यहाँ पर लगा दिया तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। इनकी तरह देखिए यू आर एडवाइज टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो अपने दिमाग में क्या बैठता है कि यू आर एडवाइज टू, और सेंटेंस वहीं पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। नॉट में पहले नॉट का यूज करना, फिर टू लगाना, उसके बाद जो पीछे लिखा हुआ है वो वैसा का वैसे का अपने को उतारना है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए एक एग्जांपल है, काइंडली गिव मी अ पेन। क्या लिखा हुआ है, काइंडली गिव मी अ पेन। तो सबसे पहले तो देखिए
पेन मांग रहा है। अगर कोई किसी से कुछ भी मांग रहा है ना, तो उसके लिए समझ लो वो रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट। और यहाँ पे तो शब्द भी दिया हुआ है काइंडली, और मैंने आपको बताया था कि काइंडली और प्लीज आते ही अपने को यू आर रिक्वेस्टेड लगाना है। सीधा क्या लगाना है? यू आर रिक्वेस्टेड। तो सबसे पहले लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहां तक पूरा ऐसा कैसा लिखना है ये तो आपको याद रखना ही है। लिख दिया। उसके बाद देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज और काइंडली जो है वो मैंने आपको बताया वो वहां से हट जाएगा, तो पीछे वाला जो है उसे वैसा का वैसा उतार दीजिए। देखिए टू गिव मी ए पेन, ये हो गया पैसिव वन। P1 का मतलब है पैसिव फर्स्ट। इसके देखिए 2 या 3 पैसिव बनेंगे, सब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वो चेंज होते हैं। कि बाय द वे मान लो वहां पे ये लिखा हुआ नहीं है तो आप बोलोगे ये कहाँ से आ गया, तो वो भी अपन देखेंगे। देखिए ये तरीका वैसे आपने देखा हुआ है, जो असर्टिव पढ़े थे वहां पे अपन ने देखा था। सबसे पहले तो 99% तो आपको यही मिलेगा। इंपेरेटिव में अगर प्लीज और काइंडली वाला सेंटेंस आ गया तो 90% आपको यही देखने को मिलेगा, 99% यही मिलेगा मान लो। बस ये दोनों नहीं मिलेंगे, कम से कम फर्स्ट पेपर में तो आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है इंग्लिश वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके सेकंड पेपर में इस प्रकार के ऑप्शन आ जाए, लेकिन फर्स्ट पेपर में ये नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखिए अपन ने आपको बता दिया था, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है वो भी मैंने आपको बताया था किस प्रकार से उन्हें पहचानना है। तो देखिए काइंडली गिव मी, कृपया मुझे दीजिए। व्हाट, क्या चाहिए, क्या दूं, तो पेन। तो इसका आंसर आ रहा है व्हाट से। किसका? ये पेन का आंसर आ रहा है व्हाट से। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? ये हो गया अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये को दूसरा और बताया था मैंने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिनकी पहचान क्या थी, किस प्रकार निकालना है उसे बताइए। तो उसको निकालने का एक तरीका था, देखिए ही गेव ए पेन, उसने दी एक पेन। किसे दी? किसे का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं हुम, टू हुम, किसे दी? तो मुझे दी। किसे दी? मुझे दी। तो ये हो गया अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका आंसर किससे निकल रहा है? टू हुम से। किससे निकल रहा है? टू हुम को हिंदी में बोलते हैं किसे, और व्हाट का मतलब क्या। तो ही गेव मी, उसने मुझे दिया, तो क्या दिया? ए पेन। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा ही गेव ए पेन, उसने एक पेन दी। किसे दी? मुझे दी कि उसे दी? मुझे दी। तो मुझे हो गया यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा मैंने आपको एक इजी वे भी बताया था कि किस प्रकार से इनको पहचानना है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखिए जो भी चीज निर्जीव होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब पेन, अब पेन कोई सजीव तो है नहीं, ये निर्जीव है, तो ये हो जाएगा अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा है यहाँ पर मी, किसे दी? मुझे दी। तो मैं कोई निर्जीव तो हूं, मैं हूं सजीव। तो जो निर्जीव चीज होगी वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो सजीव होगी वो हो जाएगा अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आप तक समझ में आ गया? ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है 2 दिन पहले। देखिए तो अब इन दोनों से भी पैसिव बन सकते हैं, डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। सबसे पहले अपन बना लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। सबसे पहले आगे देखिए पेन, ये आ गया ये पेन। फिर यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो भी सेंटेंस प्लीज और काइंडली से शुरू होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो दिया हुआ नहीं होता। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये इंपेरेटिव है, वहां पे सब्जेक्ट नहीं होगा। कोई ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगी, एडवाइस होगी, सजेशन होगी, इस प्रकार के वाक्य होंगे वो। तो सब्जेक्ट नहीं होगा, आपको देखते पता चल जाएगा कि ये इंपेरेटिव है। और प्लीज और काइंडली लिखा हुआ है तो भी आपको पता चल जाएगा कि यू आर रिक्वेस्टेड से ये बनेगा। और बाय द वे ये नहीं मिले, कभी कोई टफ पेपर आ जाए बाय द वे नहीं मिले, तो इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले तो वही ये पेन है, उसको सब्जेक्ट बना लो, ये लिख दिए पेन। अब ध्यान रखना, प्लीज सॉरी काइंडली गिव मी ए पेन। गिव लिखा हुआ है यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गिव की गिव ही होती है, सेकंड फॉर्म होती है गिवन, सॉरी गिव गेव गिवन। तो यहाँ पे गेव या गिवन होता तो वो पास्ट में चला जाता, तो अपन यहाँ पे यूज क्या करते हैं? माइट यूज करते। क्या यूज करते? माइट। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस का है, गिव है, तो यहाँ पे अपने को यूज करना है मे। क्या यूज करना है? मे। यहाँ पे इज, एम और आर में से यूज नहीं आएगा। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, वो आपको ध्यान रखना। कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, प्लीज काइंडली से शुरू हो रहा है, तो उसमें ध्यान ये रखना है कि या तो इस प्रकार से बना दो सीधा और आपको एग्जाम में यही मिलेगा। फिर भी बाय द वे मान लो नहीं है तो अपने को सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर काइंडली और मे। ये जो काइंडली जो है ये सब लिखा हुआ है काइंडली, या इसकी जगह पे हो सकता है प्लीज। क्या हो सकता है? प्लीज। तो ये दोनों शब्द मिल जाए तो अपने को यूज करना मे और माइट का। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे लिख दो मे। फिर ये जो काइंडली वर्ड है, यहाँ पे काइंडली जो शब्द है उसमें तो हट रहा था, देखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन। प्लीज और काइंडली शब्द जो है वो वहां से हट गए, लेकिन इसमें जो है प्लीज और काइंडली शब्द है वो रिमूव नहीं होंगे। देखिए ए पेन मे का यूज करना है, ए पेन मे। ये आगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ए पेन मे काइंडली, ये आगे अपने बी की फॉर्म, क्योंकि मॉडल का यूज किया है, मे मॉडल है और मॉडल के साथ में
जो बी की फॉर्म अपन यूज करते हैं मॉडल के साथ में वो होती है बी। क्या होती है? कैन होता है यहाँ पर तो कैन बी हो जाता, सेल होता तो क्या हो जाता, सेल बी। मॉडल के साथ में फिक्स है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको बी का यूज जो है वो करना निश्चित है। तो मे आ गया, फिर काइंडली, फिर बी, और फिर गिव की थर्ड फॉर्म होगी गिवन टू मी। क्या होगी? गिवन टू मी। यहाँ पे गिवन बाय मी नहीं होगा, क्योंकि ये पेन मे काइंडली बी गिवन बाय मी, मेरे द्वारा पेन दी गई, तो वो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या है? काइंडली गिव मी ए पेन, मुझे एक पेन दो। अगर बाय लगा दिया तो क्या हो गया कि मेरे द्वारा पेन दी गई। एक्टिव में जो जो एक्टिव में सेंटेंस है उसका अर्थ वही रहना चाहिए, जो एक्टिव में है वैसा का वैसा अर्थ उसका पैसिव में भी रहेगा, अर्थ चेंज नहीं होगा उसका। इसीलिए यहाँ पे अपने को टू का यूज करना, न कि बाय का। देखिए दोनों का अर्थ, काइंडली गिव मी ए पेन, कृपया करके मुझे एक पेन दीजिए। अब देखिए ए पेन मे काइंडली बी गिवन टू मी, काइंडली गिव मी ए पेन, और देखिए अ पेन मे काइंडली बी गिवन टू मी, मुझे जो है एक पेन दी गई। मुझे एक पेन दीजिए या मुझे एक पेन दी गई, दोनों का मतलब क्या है? पेन किसे मिली है? मुझे मिली है, न कि मेरे द्वारा दी गई। अगर यहाँ पे आपने बाय लगा दिया तो सेंटेंस हो जाएगा कि मेरे द्वारा पेन दी गई। तो एक्टिव में तो हो रहा है कि पेन मैं ले रहा हूँ, और पैसिव में क्या हो रहा है कि मैंने पेन उसे दी। तो दोनों का अर्थ अलग हो गया, सेंटेंस अपना रॉन्ग हो गया। एक्टिव पैसिव हो, चाहे वो नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, इनमें जो अर्थ डायरेक्ट का निकल रहा है, जो अर्थ एक्टिव का निकल रहा है, वैसा का वैसा अर्थ वापस पैसिव में भी निकलेगा। सिर्फ स्ट्रक्चर यानी कि जो ढांचा जो है वो चेंज होगा, लेकिन मीनिंग दोनों का चेंज नहीं होगा, मतलब वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना अपने को, टू जो है प्रेपोजिशन का यूज करना है। और देखिए यहाँ पर गिवन टू मी, यहाँ पे देखिए मी है, ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। अगर सब्जेक्टिव होता तो क्या कर देते? आई। तो देखिए यहाँ पे मी लिखा हुआ और यहाँ पे आ गया आई, क्योंकि यहाँ पे अपन किस प्रकार में यूज कर रहे हैं? ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव रूप में यूज करना है। किसके रूप में? सब्जेक्टिव रूप में। अगर ये पीछे आता तो वापस किस में चला जाता? मी में। तो आई, फिर वही पर लगा दो वही मे, और फिर वही काइंडली, फिर बी, और फिर गिवन ए पेन। आई मे काइंडली बी गिवन ए पेन, मुझे जो है एक पेन दी गई। अब यहाँ पे टू मी नहीं आएगा, क्योंकि टू जो है, जो मी जो था वो अपन ने यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज में ले लिया है, इसलिए यहाँ पे टू जो है टू मी का यूज नहीं होगा। ये तीन तरीके हैं, आपको सिर्फ याद यही रखना, क्योंकि प्लीज और काइंडली में से आपको यही पूछा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन 3 से 4 बार जो है वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये पेन लगा दिया, ध्यान रखना मे का यूज करना है। किसका यूज करना है? मे का। फिर यहाँ पे जो प्लीज और काइंडली है वो शब्द का यूज करना है, फिर बीच में बी को जोड़ना है, फिर थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और फिर टू मी का यूज करना है। थर्ड में देखिए आई लगा दिया, फिर मे, फिर वही काइंडली शब्द, फिर बी, और फिर गिव की थर्ड फॉर्म होगी गिवन और ए पेन। यहाँ पे पेन पहले आ गई तो पीछे मी लग गया, यहाँ पे देखिए आई पहले आ गया तो पेन जो है वो पीछे यूज होगी। देखिए डू नॉट स्मोक हेयर, ये क्या लिखा हुआ? डू नॉट स्मोक हेयर। तो देखिए इसका क्या होगा? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्मोक हेयर। आप कहीं पे जाते हो, मतलब हॉस्पिटल में गए या किसी न किसी बड़े इंस्टीट्यूट में गए, तो वहां पे लिखा हुआ है कि धूम्रपान जो है वो यहाँ पर करना निषेध है, यानी कि मनाही है, प्रोहिबिशन। तो डू नॉट स्मोक हियर, आप यहाँ पे स्मोकिंग नहीं कर सकते, मना कर रहा है। तो मना के लिए क्या होगा? आदेश दे रहा है वो, अपने को क्या दे रहा है? आदेश दे रहा है। तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्मोक हियर, ये सेंटेंस जो है ये राइट है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यू आर ऑर्डर में या किसी में भी जहाँ पे भी आपको नॉट का यूज करना है, डू डज जो है वो तो हट जाएंगे, और नॉट जो है वो पहले आएगा, फिर टू आएगा। क्या आएगा? पहले टू आएगा। जबकि बनता कैसे? यू आर ऑर्डर्ड टू स्मोक हेयर। अगर ऐसे करते यू आर ऑर्डर्ड टू स्मोक हेयर, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे नॉट है तो अपने को नॉट लगाना है। लगेगा भी कहाँ पर? जो टू जो दिया हुआ उसके पहले लगेगा, ना कि टू के बाद। अगर टू के बाद लगा दिया तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। देखिए यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट स्मोक हेयर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? टू नॉट स्मोक हेयर। तो टू नॉट कर दिया तो सेंटेंस हो गया अपना रॉन्ग। पहले नॉट आएगा फिर टू का यूज करना है, क्योंकि टू के बाद में ही वर्ब का जो है यूज होता है, जिसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो टू के बाद में जो है वो स्मोक आएगा, ना कि नॉट के बाद। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड है। सॉरी,
यू आर रिक्वेस्टेड हो गया था। हाँ देखिए, डू नॉट गो देयर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डू नॉट गो देयर, सेंटेंस लिखा हुआ है एक्टिव में, इंपेरेटिव का सेंटेंस है। तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ डू नॉट, क्या लिखा हुआ है, डू नॉट, क्या लिखा हुआ, डू नॉट गो देयर, आप वहां पे मत जाइए। तो सबसे पहले तो इसमें ध्यान रखना है कि डू नॉट गो देयर है तो मतलब इसमें ऑर्डर का भी यूज अपन कर सकते हैं और रिक्वेस्ट का भी अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन एक शब्द और है जिसका अपन यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। देखिए, यू आर फॉरबिडन टू गो देयर, अब यहाँ पे फॉरबिडन आ गया। मैंने आपको क्या बताया, जहां पे भी डू नॉट आएगा वहां पे डू और डज जो है वो तो हट जाएगा, ये तो आपको पता है, ये तो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। लेकिन नॉट जो है वो अपने को यूज करना, कहाँ पे यूज करना ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो टू जो लिखा हुआ है उस टू से पहले अपन को नॉट का यूज करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए टू भी आ गया लेकिन नॉट नहीं आया, तो सेंटेंस कैसे हो गया फिर। देखिए, यू आर फॉरबिडन टू गो देयर, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ नॉट, और मैंने आपको बताया कि डू डज को हटाना है, नॉट जो है वो टू से पहले लगाना, लेकिन इसमें तो टू नहीं आया, फिर भी ये जो पैसिव है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये ध्यान रखना है कि ये फॉरबिडन आपको देखने को मिल जाए, इसका मतलब ही होता है मना करना। क्या होता है, मना करना, या जिसे अपन हिंदी में बोल सकते हैं निषेध। क्या होता है, निषेध। तो जब इसका भी मतलब है मना करना और नॉट का भी मतलब क्या होता है, नहीं, क्या होता है, नहीं, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है और फॉरबिडन जो है ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो एक्टिव से पैसिव या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज जब करते हैं तो एक ही वाक्य में दो नेगेटिव वर्ड जो है वो एक साथ में यूज नहीं होंगे, या तो फॉरबिडन का ही यूज करना है या फिर अपने को नॉट का ही यूज करना है। और 99% आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो नॉट वाले मिलेंगे। लेकिन बाय द वे मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें नॉट नहीं मिले और ऑप्शन में नॉट वो देगा, तो ध्यान रखना है अपने को वहां पे फॉरबिडन से भी ये सेंटेंस जो है वो बन सकता है, क्योंकि फॉरबिडन का भी मतलब होता है नॉट। क्या होता है, नॉट यानी नहीं। यू आर फॉरबिडन, आपको मना किया जाता है किसके लिए, टू, यू आर फॉरबिडन टू गो देयर, वहां जाने से आपको मना किया जाता है। देखिए, यू आर फॉरबिडन टू गो देयर, आपको वहां जाने से मना किया जाता है, और देखिए डू नॉट गो देयर, आप वहां पे मत जाइए। उसका उसमें भी वो मना कर रहा है कि वहां मत जाइए, और इसमें भी बोल रहा है कि आपको वहां जाने से मना किया गया है या चाहता है। दोनों का मतलब एक ही है। तो ध्यान रखना है कि अगर डू नॉट दिया हुआ है तो या तो वो बनेगा नॉट टू से, अगर नॉट टू नहीं दिया हुआ तो वहां पे दिया होगा फॉरबिडन। क्या दिया होगा, फॉरबिडन। तो फॉरबिडन के साथ में अपने को नॉट का यूज नहीं करना है, यहां नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि फॉरबिडन अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए इसके साथ में जो है वो नॉट नहीं लगेगा। अगर फॉरबिडन से नहीं बनाते तो अपन क्या बनते यहाँ पर, यू आर ऑर्डर या रिक्वेस्ट, यू आर ऑर्डर देख लो, क्योंकि मना कर रहा था ऑर्डर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, आपको आदेश दिया जाता है कि आप वहां पे मत जाओ। तो ये भी सेंटेंस सही है और ये भी सही है। ध्यान ये रखना है कि अगर डू नॉट दिया हुआ है तो या तो वो बनेगा नॉट टू से, अगर मान लो ऑप्शन में आपको नॉट टू नहीं मिल जाए तो वहां पे फॉरबिडन मिलेगा। और एक सेंटेंस ऐसा भी देगा कि यू आर, कैसा देगा, यू आर फॉरबिडन, क्या देगा, यू आर फॉरबिडन नॉट टू गो देयर। तो ये सेंटेंस हो गया रॉन्ग। क्यों हो गया रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे भी एक तो ये देगा, एक ऑप्शन में ये देगा, दोनों देगा। तो यहाँ पे फॉरबिडन के साथ नॉट नहीं लगा हुआ, और अपन क्या देखेंगे, यहाँ पे नॉट है, इसका मतलब पैसिव में तो नॉट आएगा, तो फॉरबिडन नॉट कर देगा, तो ये सेंटेंस हो जाएगा अपना रॉन्ग, क्योंकि फॉरबिडन का मतलब भी होता है नहीं और नॉट का मतलब भी होता है नहीं, दोनों मना करने वाले ही अर्थ रखते हैं, और एक ही वाक्य में दोनों का यूज अपन नहीं कर सकते। इंपोर्टेंस रहेगा ये, लेट वाले प्रश्न जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं इंपेरेटिव के अंदर। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, सबसे पहले आएगा लेट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगी बी की फॉर्म, और फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये फॉर्मूला याद कर लो, लेट वाले प्रश्न आपके रॉन्ग नहीं होंगे। देखिए, ओपन द विंडो, ये लिखा हुआ है एक्टिव में, ओपन द विंडो, यहाँ पे भी देख लीजिए आप, ओपन द विंडो लिखा हुआ, सब्जेक्ट है नहीं है, और सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब सब सेंटेंस कौन सा है, इंपेरेटिव है। ये लेट वाले वाक्य है इंपेरेटिव का ही ये पार्ट है। देखिए, लेट द विंडो बी
ओपन। सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा दो, सबसे पहले लगा दिया लेट, फिर क्या लिखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे क्या हो गया द विंडो, ये ऑब्जेक्ट है, ये आगे द विंडो। फिर देखिए लेट के साथ में अपने को यूज करना है बी, क्या यूज करना है बी, और फिर ओपन है, ये वर्ब है, और ये वर्ब के हो गए थर्ड फॉर्म, क्या हो गई ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गई अपनी बी की फॉर्म। और पैसिव बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो बी की फॉर्म और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए लेट द विंडो बी ओपन, ये हो गया इसका पैसिव। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए हेल्प हिम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ हेल्प हिम, तो यहाँ पे क्या देखिए सबसे पहले तो लेट का यूज करना, ये आ गया लेट, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना, तो ये हिम जो दिया हुआ है, ये मान लो यहाँ पे लिख दिया हिम की जगह पे यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्जेक्टिव केस में ही, फिर ये बी है, ये लिख दिया यहाँ पर बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हेल्प दी हुई है, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ पर हेल्प्ड, ठीक है। और एक दीजिए यहाँ पे लेट लगा दिया, फिर ये हिम जो है ऐसा का ऐसा लिख दिया, फिर ये बी आ गया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई हेल्प की हेल्प्ड। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है, और नीचे वाला जो है वो सही है। तो सही क्यों है और रॉन्ग क्यों है, देखिए लेट जो है एक ट्रांजिटिव वर्ब है, कैसी वर्ब है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है ऐसी वर्ब जो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती है, और लेट के बाद में जो है नाउन और प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही यूज होता है। तो देखिए किसके फॉर्म का यूज होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म का, ध्यान रखना। ये लेट एकमात्र ऐसी वर्ब है जिसके साथ में जो यूज होगी वर्ब वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगी। अगर यहाँ पे आई होता तो मी का ही यूज वहां पर लेट के साथ होगा, आई का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हिम है, तो उसका जब अपन दूसरे जितने भी सेंटेंस देखे थे उसमें क्या किया था अपन ने हिम का ही किया था। यहाँ पर सब ऑब्जेक्टिव में हिम था तो सब्जेक्ट में ही किया, सब्जेक्ट में अगर ही था तो ऑब्जेक्ट में बाय के बाद में क्या किया था बाय हिम किया था। लेकिन इंपेरेटिव में सिर्फ ये लेट वाले जो है इसमें अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर देखिए ये जो ट्रांजिटिव वर्ब दी हुई है इसके बाद में यहाँ पे हिम दिया हुआ है, तो लेट में जैसे ही अपने को चेंज करोगे तो लेट भी एक वर्ब है, और लेट के साथ में जो है प्रोनाउन जो है उसका सब ऑब्जेक्टिव जो केस है वही यूज किया जाएगा, ना कि सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जो हिम है उसका हिम ही रहेगा, ना कि उसका ही होगा। फिर बी लगा दो, ये क्या ये फॉर्मूला, और फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म लगा दो हेल्प। ये एक थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है जो आपको ध्यान रखना। देखिए लेट जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, क्या बोलते हैं सकर्मक क्रिया, यानी कि जिसके साथ में क्या होती है कोई ना कोई कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसे बोलते हैं सकर्मक। तो लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, लेट के बाद नाउन या जो प्रोनाउन जो दिया हो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वही हमेशा यूज में लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव रूप, ऑब्जेक्टिव रूप कौन सा होता है तो मैंने आपको बताए थे कि अगर यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो उसका ऑब्जेक्टिव हो गया मी, ये हो गया सब्जेक्टिव, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। इसी तरह अगर ही है तो उसका वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम, सी है तो हर, यू है तो यू। देखिए सी नोज मी, ये थोड़े से डिफरेंट है। इसका सबसे पहले देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, और ये है सब्जेक्ट। कार्य को करने वाला सी सब्जेक्ट, कार्य कौन सा हो रहा है वह मुझे जाननी है, जानने का कार्य हो रहा है तो ये वर्ब हो गई, और ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मी है ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे देखिए आई हो गया, क्या हो गया आई। लेकिन इससे पहले अपन ने लेट वाले पढ़े थे, उसमें क्या था जो ही दिया था वो सॉरी हिम दिया था, तो लेट के साथ में जब अपने एक्टिव में चेंज किया तो हिम का ही नहीं हुआ, वहां पे ही का जो है हिम नहीं हुआ था, वहां पे सिर्फ हिम का जो था वो वापस हिम का हिम ही वहां पे काम में लिया था। तो ध्यान रखना लेट के साथ में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होगा, ना कि सब्जेक्टिव। बाकी सब में देख लो यहाँ पे मी है, यहाँ पे आई हुआ। अगर यहाँ पे भी ये लेट वाला सेंटेंस होता तो फिर यहाँ पे जो मी है वो वापस यहाँ पे मी के रूप में ही काम में लेना पड़ता। लेकिन देखिए आई हो गया। फिर प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस या ईएस लगा हुआ है, तो आई के साथ में यूज होता है इज एम आर में से एम, तो आई एम। नो की थर्ड फॉर्म होगी नोन, फिर टू हर हो गया, सी का क्या हो जाएगा हर। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे आ गया टू, जबकि अपन ने जितने भी पढ़े उनमें सब में कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया था बाय, लेकिन यहाँ पे आ गया टू। टू क्यों आया वो भी अपन देखेंगे। देखिए ही मैरिड हर, तो सबसे पहले वही जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के रूप में लेके आ जाइए। ये इंपेरेटिव नहीं है, ये थोड़े से आगे है। देखिए हर जो है उसका हो गया सी, क्या हो गया सी, क्योंकि इंपेरेटिव में तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है और यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है। ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ अलग से एक्टिव पैसिव है। देखिए सबसे पहले हर है तो सब्जेक्टिव में सी हो गया, मैरिड दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब जो बी की फॉर्म आएगी वॉज और वर्ब में से, सी सिंगुलर है इसलिए वाज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वॉज। मैरिड की थर्ड फॉर्म होती है मैरिड, और फिर हो गया यहाँ पे टू, और फिर ही का हो गया ऑब्जेक्टिव वापस
हिम। यहाँ पे भी देखिए टू आया, न कि यहाँ पर बाय आया है। ये क्यों आया ये भी अपन देखेंगे। देखिए द बॉय सरप्राइज्ड अस, तो अस का हो जाएगा देखिए सब्जेक्टिव में वी, और फिर यहाँ पे देखिए सरप्राइज आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म ईडी लग गई, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। थर्ड फॉर्म भी होती है, लेकिन अपने को 90% यही मानना, अगर एक्टिव वॉइस में आपको ईडी लगा हुआ सेंटेंस दिख जाए और इसके साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए वी के साथ वर आ गया, क्योंकि हम, ये वी का मतलब होता है हम, और हम जो है वो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, इसीलिए यहाँ पे वर हुआ। अगर यहाँ पे हिम होता, क्या होता हिम, तो अपन यहाँ पे कर लेते ही और उसके साथ में यूज कर लेते वॉज, जबकि यहाँ पे वर है इसीलिए उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगी वर। उसके बाद सरप्राइज की थर्ड फॉर्म वापस सरप्राइज ही होगी। एट हो गया यहाँ पे एट द बॉय, यहाँ पे द बॉय है तो द बॉय वैसा का वैसा। अब देखिए यहाँ पे टू, यहाँ पे भी टू और यहाँ पे एट, जबकि अभी तक जितने भी पढ़े थे अपन ने उस सब में ज्यादातर में सब में क्या यूज किया था अपन ने, बाय। तो यहाँ पे ये एट और टू का यूज क्यों किया गया, तो ये एक फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं, जो किसी वर्ड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन का ही यूज अपने को करना पड़ता है। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। अगर आपको नो दिख जाए वहाँ एक्टिव में, तो पैसिव में इसके साथ में, या मैरी दिख जाए तो इनके साथ में टू का ही अपने को यूज करना है, न कि बाय का। और ऑप्शन में आपको बाय वाला सेंटेंस भी मिलेगा। सरप्राइज शब्द दिया हुआ है तो उसके साथ में एड का प्रयोग करना है, और इंटरेस्ट शब्द दिया हुआ है तो उसके साथ में यूज करना है इन। तो ये कुछ 4 या 5 वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर नो दिया हुआ है, ये पूछे जाते हैं अक्सर, नो वाले सेंटेंस कई बार पूछा गया है, नो के साथ में टू का यूज होगा, न कि बाय का। मैरी है तो टू, सरप्राइज एट, इंटरेस्ट इन, तो इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, न कि बाय का। तो ये कुछ प्रीपोजिशन से रिलेटेड थे जो जहां पे बाय का यूज नहीं होता है। किसका यूज नहीं होता है, बाय का। लोगों के दिमाग में यही है कि एक्टिव पैसिव में मतलब अपने को सीधा बाय लगाना है, क्या लगाना है, बाय। ये कुछ फिक्स प्रेपोजिशन है, जो कुछ वर्ड है इनके साथ में दूसरे प्रेपोजिशन का भी यूज किया जाता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।